सियासत लाई। दवा हिंदुस्तानी, विपक्ष को परेशानी। कांग्रेस में दो राय, दवाई असहाय। बीजेपी ने कहा भ्रम न फैलाएं। कांग्रेस के सवाल से बवाल। वैक्सीन पर विवाद। कोरोना का टीका राजनीति का विषय बन गया है। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की दो वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के साथ सियासत शुरू हुई, जो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। कांग्रेस के एक नेता ने तो इस टीके को बीजेपी का टीका करार दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन पर लिखा, यह सुखद खबर है। उम्मीद करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से जल्द ही राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू कर पाएंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस में दो राय होने का आरोप लगा रही है। सवाल उठता है, वैक्सीन पर विवाद क्यों? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर सोहन गोयल कांग्रेस नेता हैं, डॉक्टर मनीष जैन पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर मनीष जैन, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, दरअसल एक बयान विधायक का जो वो कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन लगाऊंगा, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। सोचने पर मजबूर यह किया कि या तो इस वैक्सीन के बाद रग रग में मोदी जी दौड़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल से आपस में बातचीत करेंगे मित्रों कह कहकर, और या फिर वैक्सीन में कमल डंडी या कमल की पंखुड़ी का अर्क मिलाया गया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो बता दे, नहीं तो लोग भ्रम में रहेंगे। जी सर। आपको लगता है इनमें से कुछ होगा? अगर वैक्सीनेशन होता है और वैक्सीन लगती है तो इनमें से कुछ हो सकता है? सर, मैंने अभी जो कोवैक्सीन ट्रायल में कर रहा हूँ राजस्थान में, एक सेंटर है जहां मैं ट्रायल कर रहा हूँ, और ट्रायल के दौरान ये देखा गया है कि हर पार्टी के नेताओं ने आके हमने वैक्सीन लगवाया है। कांग्रेस के मालवीय साहब ने भी लगवाया था, पंडित सुरेश मिश्रा जी ने भी लगवाया था, राठौड़ साहब भी आए थे, एक्स हेल्थ मिनिस्टर साहब अपने, पर सर को ले नहीं पाए थे क्योंकि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो गया होगा उनके, तुमको हम इंक्लूड नहीं कर पाए थे। तो सर राजस्थान में मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ है, क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस ट्रायल, सर यहाँ पे तो बहुत अच्छे से गहलोत सर ने ट्वीट भी किया था कि सर की मालवीय सर की तारीफ भी की थी, और वैक्सीन का प्रोजेक्ट भी अच्छा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन तो इंडिया की है, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि किसकी है किसकी नहीं है। तो मैं तो इस पे कुछ मैं अपना कमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो भी साइंटिफिक कमेटी अप्रूव करती है उन्होंने पहले रिव्यू किया डेटा, उसके बाद डीसीजीआई ने उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। क्योंकि पैंडेमिक अभी जो कोरोना की चल रही है उसमें इमरजेंसी अप्रूवल देने की जरूरत पड़ गई है, अदरवाइज तो कोई भी ट्रायल होती है तो उसमें इमरजेंसी अप्रूवल बहुत कम किया जाता है। पर चूंकि हमने इतनी मॉर्टेलिटी देखी है, कितने मित्रों को खोया हमने, कितने रिलेटिव्स को खोया हमने, तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी डीसीजीआई हमारी संस्था है, उन्होंने स्टेप जो लिया है तो ये पूरे देश की भलाई के लिए लिया होगा सर। ठीक है डॉक्टर मनीष, मैं आगे आपके पास आऊंगा और अब मैं विषय के एक्सपर्ट के तौर पर आपको ट्रीट करूंगा। डॉक्टर सोहन गोयल, मैंने वैक्सीन नहीं देखी है, हो सकता है प्रशांत बैरवा जी ने देखी हो। क्या वो भगवा कलर की है? नहीं, मैंने देखा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन है ना, उसमें कांग्रेस होना चाहिए, ना बीजेपी होना चाहिए, ना ही कोई दल होना चाहिए। तो कौन लाया? ये हमारी जनता के लिए है और करोड़ों लोगों को इससे राहत मिलेगी, और उसके लिए वैक्सीनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। कौन लाया? केवल एक राजनीतिक दल। प्रशांत बैरवा कह रहे हैं ना कि मुझे लगता नहीं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन लगाऊंगा। ये क्या है बीजेपी की वैक्सीन? सर, ये
एक इंडिविजुअल अपना विचार हो सकता है। आपने मेरा मत जानना चाहा है, मेरा मत ये है वैक्सीन सबके लिए है और समान है। वैक्सीन जो भी हो, हमारी केवल यही मनोकामना रहेगी कि वैक्सीन सफल हो और वैक्सीन का तीसरा अगर ट्रायल हो जाता तो वो बहुत बढ़िया होता। इसमें कांग्रेस और बीजेपी या किसी नेता दल की अच्छा, तो फिर एक बात बताइए कि अगर वो एक इंडिविजुअल बयान था, उनका निजी मत था और पार्टी उससे पल्ला झाड़ रही है, तो उन्हें कड़े शब्दों में बताएगी कि ये क्या कर रहे हो? भ्रम फैल सकता है, हमारी मेहनत पानी में फिर सकती है। जहां तक इस बात का ऐसा मेरा ये मानना है कि हमारे जब मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने पहले दिन से वैक्सीन का स्वागत किया है और उसकी पूरी तैयारियां की है, तो जहां तक राजस्थान के मुखिया का सवाल है, वो तो वैक्सीन के साथ ही हैं। हम सब वैक्सीन की भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन जब अगर कांग्रेस बीजेपी की बात आएगी तो ये कहना भी गलत होगा कि ये वैक्सीन पब्लिक के लिए है और इसके लिए वैक्सीनेशन का जो जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो तो कांग्रेस राज में किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मैं इसी पर आता हूं। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, यूपी से आते हैं, उन्होंने कहा भी कि नेहरू की लैब्स में घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेहरू की लैब है, उन साइंटिस्टों की सेकंड नंबर पर होगी जो वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नेहरू की लैब है। अब नेहरू की लैब में काम करने वाले लोग अगर नेहरूवादी हैं, तो फिर इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहना कहां तक जायज है? यही मैंने शुरू में कहा था सर, वैक्सीन है, इसे हम किसी भी तरीके से हमें बीजेपी या कांग्रेस की वैक्सीन नहीं बोलनी चाहिए। ये मेरा मत है। मेरा मत ये है कि वैक्सीन आम लोगों के लिए है, उन्हें प्रॉपर लगे, उनको प्रॉपर रिजल्ट मिले और उनमें एक पूरी मास में एक हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद। वैसे मैं आगे अब आपके पास आऊंगा ना, तो आपके एक और लीडर हैं अशोक चांदना जी, उनका भी एक निजी मत है। जब वो ये कहते हैं कि मैं देख समझकर वैक्सीन लगाऊंगा, वो शायद साइंटिस्टों से ज्यादा जानते होंगे, मेरे से तो उनकी ज्यादा समझ होगी, तभी वो मंत्री हैं, मैं एक पत्रकार हूं। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, प्रॉब्लम क्या है ना बीजेपी के साथ, वो उठपटांग विपक्ष तो वैसे ही पसंद नहीं करती, लेकिन सकारात्मक विपक्ष भी पसंद नहीं है, आपको सुहाता नहीं है। शशि थरूर के ट्वीट में गलत क्या था, या जयराम रमेश के ट्वीट में गलत क्या था? वो सिर्फ एक क्लैरिटी चाहते थे, क्लैरिटी की जगह उनको मिले क्या? पलटवार। स्वप्निल भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा देश के अंदर हम आज तक जो है जिन चीजों पर गेहूं हो, अनाज हो, दाल हो, प्याज हो, ऑयल हो, खाने की चीजों, हम दूसरे विदेशों पर हमेशा निर्भर रहे। पहली बार जो है आप देखिए कि हमारी वैक्सीन जो जिस दवा के लिए आप जो है, मुझे बताइए डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए स्टंट आपने सबसे पहले कहां से इंपोर्ट करना शुरू किया था, आज तक कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं और लाला करके आप कितने का स्टंट होता है, पंकज जी देखिए, फिर वही बात लगातार नहीं, पंकज जी, इस देश क्या कहा शशि थरूर जी ने? क्या ट्वीट किया उन्होंने? कहा आप एस्ट्राजेनेका के साथ आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं, मुझे डाउट दूसरी वैक्सीन पर है, तो उस पर आप क्लैरिटी देते हैं, आप बयान क्यों देने लगे? सर मैं वहीं आ रहा हूं। क्या आपको सकारात्मक विपक्ष पसंद नहीं है? सर मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ सर, स्वप्निल भाई मैं वहीं आ रहा हूं। आइए स्वप्निल भाई, मुझे बताइए कि इसकी टेस्टिंग जो है क्या कोई मंत्रियों के उसमें हुई या एमपीओ के जो है गठबंधन के अंदर हुई इसकी टेस्टिंग? किन्होंने टेस्टिंग करी इसकी? और किन्होंने कहा कि ये वैक्सीन का जो है ट्रायल कौन कर रहा था? कोई एमपी कर रहा था या मंत्री कर रहा था? ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, एस्ट्राजेनेका को जब विदेश में हरी झंडी मिली तब उसकी मीटिंग लाइव हुई थी और एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जिस वैक्सीन पर सवाल उठाया जा रहा है उसके तीसरे स्टेज का ट्रायल और डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। यही तो कहा उन्होंने, वो पब्लिश नहीं हुआ है तो उनको डाउट है, आप वो बता देते, पब्लिश करा देते। नहीं, अरे फिर वही करेंगे आप। देखिए मुझे बताइए साहब कि आप एक छोटी छोटी चीजों को देखिए। एनआरसी में क्या हुआ साहब? 3 तलाक में क्या किया इन्होंने साहब? बाकी छोड़िए, मुझे बताइए ना। नहीं, इन्होंने यही कहा ना। नहीं छोड़िए ना सर, मैं कह रहा हूं सर, मुझे बताइए कि एयर स्ट्राइक में जब वहां से मिलिट्री के ऑफिसर्स ने कहा और उसके बाद में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वहां के प्रवक्ता ने कहा, तो आपने खुद ने देखा ना क्या कैसा जो है हुआ। और ये वैक्सीन तो जनता के लिए भाई, जनता को यदि भ्रमित कर देंगे तो आप इस पैंडेमिक को कहां लेके जाना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूं, सरकार के तौर पर क्या आप लोगों के बीच का भ्रम दूर नहीं कर सकते थे? मेरा इतना सा सवाल था। पंकज जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, मैंने कोरोना जब से देख रहा हूं ना, तब से मुझे ये समय के साथ क्लियर था कि कोरोना पर सियासत होगी, वो आने वाले 20-25 साल चलेगी, लेकिन वैक्सीन पर सियासत होगी
और वो वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले से वैक्सीनेशन के दिन तक संशय रखे, ये नहीं सोचा था। देखिए क्या हुआ सपने के पिछले कुछ अरसे से होड़ की राजनीति हो रही है और जो भी दल है वो अपने अपने किस्म से इस बात को कहते हैं। पहले 70 साल की होड़ हुई और वर्तमान की होड़ हुई अभी हो, लेकिन ये जो होड़ हो रही है बड़ी खतरनाक अपने आप में। इस पर अगर साइंटिफिक तरीके से कोई सवाल उठता हो तो ठीक है, लेकिन ये कि इसके बीजेपी का है या कांग्रेस का ये नहीं है, ये तो निश्चित रूप से कोरोना का जवाब है। कोरोना के लिए जवाब है जो भारतीय वैज्ञानिकों ने भी किया, दूसरों ने भी किया है। जो हमारी माफी का जो उपलब्ध है उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि बिहार में सबसे पहले किसने कहा था कि यहाँ पर कोरोना के टीके मुफ्त दिए जाएंगे। ये जो हो वाला सिलसिला है, ये प्रवृत्ति अपने आप में बड़ी घातक है। इस प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। नहीं, लेकिन इस सियासत से हो क्या रहा है ओम सैनी जी? भ्रम फैल रहा है, डर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर सहज रूप से जो हम लोग कहीं समझते नहीं है तो हम ये सोचेंगे पता नहीं है कहीं ये पानी तो नहीं है या ये वो तो नहीं है। ये बात मतलब गारंटेड रूप से सामने आनी चाहिए थी। और सचमुच में शशि थरूर और जयराम रमेश का बात जो ठीक लग रहा है कि जो डाउट है उसको ठीक कर दीजिए, खत्म कीजिए। कैसे हो सकता है? और वो जो दूसरे साहब बोल रहे हैं जो जिन्होंने वो दूसरी वैक्सीन जिन्होंने बनाई हुई है कि पानी है, ठीक, उसको जवाब दिया जाना चाहिए ना। ठीक है, वो जनता के बीच में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर मनीष जैन, चूंकि आप ट्रायल और टेस्ट रन के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं एस्ट्राजेनेका की चीजें पब्लिक डोमेन में है, आपने भी देखी होंगी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो जो दूसरी वैक्सीन जिसे कि हिंदुस्तानी वैक्सीन कहा जा रहा है, उसके 3rd स्टेज के ट्रायल और डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं है या कहीं पब्लिश नहीं हुए, ये फैक्ट है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन हो सकता था ट्रांसपेरेंसी। एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या आप ये बात मानेंगे कि हां, ट्रांसपेरेंसी होती तो आज जैसी डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती? ठीक है सर, फेज 1 फेज 2 के डेटा तो वैसे पब्लिश्ड है, ऑनलाइन पब्लिश्ड है, हम देख सकते हैं जाके कि उसमें जो साइड इफेक्ट्स जो भी पेशेंट्स को वॉलंटियर्स को फेस किए वो सारे ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है साइंटिफिक कमेटी ने उन्हीं सबको रिव्यू किया होगा कि फेज 3 तो अभी रनिंग में, पूरे इंडिया में भी फेज 3 चल रहा है और फेज 3 में भी अभी जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट सामने आए। तो वो जो हमने देखा था जैसे कि बॉडी एक, फीवर, हेडेक, लिथार्जीनेस या टायर्डनेस, बस ये जो साइड इफेक्ट मिनिमल साइड इफेक्ट सामने आए, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने साइंटिफिक कमेटी ने रिव्यू किया होगा। तो इसमें तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अभी ऑलरेडी फेज 3 कर रहा हूँ, पर फेज 1 फेज 2 तो बिल्कुल सेफ था सर, उसमें कोई इशू नहीं था ऐसा। तो आई थिंक उसको कंसिडर करते हुए भी आई थिंक इन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा सर। हाँ, लेकिन अब देखिए ना डॉक्टर मनीष, जिस बात को मैं कोट कर रहा था एस्ट्राजेनेका की, वो अंतिम मीटिंग मंजूरी वाली वो लाइव हुई थी, वो लोगों ने देखा, तो वहां भ्रम की स्थिति नहीं है। जी जी, एक्चुअली सर जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं या जैसे भी कह सकते हैं पॉलिसीज होती हैं, तो हो सकता है इसमें अभी लाइव नहीं किया हो इसको, पर रिव्यू तो पूरा किया ही है क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी है, उसमें साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर्स भी है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि डीसीजीआई और साइंटिफिक कम्युनिटी को डाटा दिया ही गया होगा तभी मंजूरी मिली है। ऐसे ही कोई किसी की सेहत से नहीं खेलने वाला है, क्योंकि कम से कम सियासी चेहरे तो अगले 20 साल 25 साल तक टिके रहना पसंद करेंगे ही करेंगे। मैं डॉक्टर सोहन गोयल एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अब डॉक्टर सोहन मुझे बताइए, मंत्री अशोक चांदना जब कह रहे हैं कि मैं देख समझकर वैक्सीन लगाऊंगा, वो क्या देखेंगे क्या समझेंगे? उनका बैकग्राउंड है दवाइयों का। दूसरी बात यह कि बोले राजनीति तो हर मुद्दे पर होगी, जैसा अब यह भी उनका निजी बयान है, कह दीजिए। जैसा अभी डॉक्टर मनीष ने भी बोला है, और बात यही है कि भ्रांति 3rd फेज के ट्रायल के अगर डाटाज अगर हमारे सामने होते तो ये सब भ्रांतियां नहीं होती। हर आदमी के मन में एक भ्रांति है कि 3rd फेज का ट्रायल नहीं है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अब इतना समझता है कि वैक्सीनेशन में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर सोहन मेरे को एक बात बताइए, डराया है बहुत। बूंदी के एक किसान है, प्रॉब्लम में बूंदी के एक किसान है और उनका नाम है राम किशन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर किसान राम किशन को पता होगा क्या कि तीसरा स्टेज क्या है, तीसरे स्टेज में क्या होता है, उसके डाटा का मीनिंग क्या है? सर आज की तारीख में मीडिया और अखबार इतना
आप लोगों का एक्टिव योगदान है कि हर इंसान को गांव की ढाणी में भी पता है कि वैक्सीन आ रहा है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा उसको सुनने में आया, उसने सुन रखा है, तो वो भ्रमित है। बेसिकली गांव का जो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बोलेंगे, नहीं तो क्या ये भ्रम की स्थिति को आप हवा नहीं दे रहे हो? क्या ये भ्रम बढ़ा नहीं रहे हो जब आप ये कहते हो ये बीजेपी की वैक्सीन है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि डीसीजीआई और साइंटिफिक कम्युनिटी को डेटा नहीं मिला होगा, वो उसके बिना ही आगे बढ़ गए? कोई तो कारण होगा, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं, मैंने पूर्व में भी कहा वैक्सीन सभी के लिए है। अगर जहां तक कांग्रेस बीजेपी के बारे में बात करेंगे हम, तो अगर रूट में तो वैक्सीनेशन की इंडिया में जितनी वैक्सीन शुरू हुई थी, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं वो कांग्रेस राज में बने हैं। तो हर तरीके से तो अगर देखा जाए रूट लेवल पे तो कांग्रेस ने बनाया है हर वैक्सीन को। तो ये कहना मेरी नजर में बिल्कुल गलत होगा। कांग्रेस और बीजेपी की वैक्सीन ये आम व्यक्ति की है और इसके लिए मैं तो इस बात के लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूं कि हमारे भारत में हम भारतीयों के पास सबसे पहले हमारी खुद की वैक्सीन आई है। अच्छा, एक बात बताइए, हमें अभी डर कर सतर्क रहना चाहिए वैक्सीन को लेकर, या फिर हम खुशियां मना सकते हैं कि अब हमारे पास अल्टीमेटली एक हथियार आया है? क्या चाहती है कांग्रेस, बताइए। हम डेफिनेटली खुशियां ही मनाना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए पब्लिक के लिए तो है। फिर मुझे बताइए, अशोक चांदना और प्रशांत बैरवा या फिर दूसरी जगहों पर जो अखिलेश यादव जैसे जो विपक्ष के लीडर्स हैं, या फिर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप जैसे जो प्रवक्ता हैं, ये लोग जो कह रहे हैं उसके बाद हम खुशियां मना पाएंगे? सर, ये अपनी अपनी एक इंडिविजुअल राय हो सकती है। खुशियां मनाने की बात है कि हमारे भारत में हमारा बना हुआ वैक्सीन आया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नेहरू की लैब में भारत का बनाया हुआ वैक्सीन बना है और उस पर हमें डर है, उस पर हमें संशय है। बहुत खुशी की बात है। पंकज जोशी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं और इस बात को समझिए, यह मामला इतना नहीं बढ़ता। शशि थरूर ने एक लॉजिकल क्वेश्चन उठाया था जो कि विपक्ष का काम है, सरकार ने उसका इलॉजिकल जवाब दिया, जबकि होना क्या चाहिए था कि विपक्ष के कुछ लीडर्स को आप बुलाते और उन्हें समझा देते। पर आपको क्या लगा कि नहीं, हम बयान देंगे, हम बड़ा बयान देंगे, हम मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और विपक्ष को जवाब मिल जाएगा, लेकिन जनता को नहीं मिलेगा। तो भ्रम में तो आप भी रखे हुए हैं। देखिए स्वप्निल भाई, मुझे बताइए कि हमने, चलो ठीक है ये आपने कहा, लेकिन जब कैटल क्लास के लिए कहा था तब तो हमने नहीं कहा था उनको। उसके बाद उनके एक दो स्टेटमेंट आए तब तो हमने नहीं कहा था। हमने थोड़ी कहा था कि आप कैटल क्लास कहिए, या कैटल क्लास क्या होती है हमने पूछा था इनसे कि कैटल क्लास किसे कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात पूछिए कि आपने कहा कि हमसे पूछा कैटल क्लास पर जमकर बवाल मचाया था जैसे लोग, और जब आप कैटल क्लास याद दिला रहे तब आपने बवाल तब क्यों नहीं मचाया जब शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी थी? बवाल तो आपको तब भी मचाना चाहिए था कि शशि थरूर कुछ भी उलझुल बोलते हैं। वहीं आ रहा हूं सर, मैं वहीं आ रहा हूं सर, मैं वहीं आ रहा हूं सर। सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए मुझे। 2 मिनट में सुन लीजिए। मैं मानता हूं बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत बड़े ऐसे आदमी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वैक्सीन तो छोड़िए, पूरा एक देश नया बसा सकते हैं शशि थरूर जी, बिल्कुल इतनी बड़ी पावर के पास में। जब आदर पूनावाला साहब ने जब जो है बेसिकली आपके 3 चैनलों को लाइव दिया और उसके बाद में आदर पूनावाला साहब के लगभग 6 वीडियोज लगातार उन्होंने जो है उनको जो है उस पर जो है बहस करी, तब उनको क्या उनसे पूछने की बात दिक्कत नहीं आई थी कि भाई ये क्या क्या चीजें दोनों में है? और तो और छोड़िए, के अग्रवाल साहब का जो है 3-3, 4-4 जो है वीडियो जारी होते हैं रोजाना, डेली, और उसके अंदर उन्होंने दोनों में बताया कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई चिंपैंजी का वो है जो मैं कॉमर्स तक विद्यार्थी हूं, जानता हूं, समझते हैं। सरकार जब कोई निर्णय लेती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप हमेशा ये बात कहते थे कि विपक्ष के तौर पर हमें बुलाया जाता और बिठा के बात की जाती तो बेहतर होता। तो वो आज की डेट में बेहतर क्यों नहीं होता? ठीक है, उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल से नहीं पूछा या हर उस व्यक्ति से नहीं पूछा जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अगर उन्होंने बीजेपी से पूछा और बीजेपी बुला लेती तो इसमें कौन सी एक ऐसी उल्टी गंगा बहती जो सियासत को नहीं सुहाती? स्वप्निल भाई, यदि ऐसा पता होता ना तो प्रधानमंत्री जी घोषणा करते। आई समझ में? लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जो है देश को संबोधित करेंगे और वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं किया क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हमने इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं गए, मंत्री नहीं गया। वहां कौन गए? जो एक्सपर्ट्स थे, जो लोगों ने जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको अप्रूवल दिया, और अप्रूवल देने के बाद जिन जिन शर्तों पर था उस पर वैक्सीन लगाने की बात की गई। सरकार ने केवल यह बात करी कि वैक्सीन कैसे लगनी चाहिए, किस किस तरीके से छोटी से छोटी जगह पर पहुंच जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सरकार ने करी। इसके अंदर यदि कोई बात थी तो उन्होंने बाकायदा बात करी। हालांकि ये दिगर बात है,
कि उस पिछले मंजूरी एक महीने और से प्रधानमंत्री लगातार मोदी कोल्ड चेन के के लिए वैक्सीन इनके आपसे बात नहीं हो रही थी? टूर खुद पर सुधांशु- सर, मैं से पहले उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था वैक्सीन के मुद्दे पर, जब संकेत उन्होंने दिए थे कि वैक्सीन आने वाली है। ये दिगर बात है। ठीक है पंकज जी। ओम सैनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। और ओम सैनी जी, मैं देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी ये वैक्सीन, जितनी बड़ी बना दी गई भ्रम के सापेक्ष में। मैं इस बात को दोहराते हुए ये बात कह रहा हूं, लेकिन इसे किसी और भी तरीके से टैकल किया जा सकता था। ओम सैनी जी, एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपके पास आगे आता हूं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही CWC की बैठक बुलाई जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि देखिए, जो पिछली बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला था, तमाम नाराज धड़ों को समझाया बुझाया था, जिसके बाद यह खबर आई थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, जिस पर ताली भी बजाई गई थी। अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही CWC की बैठक बुलाई जाएगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, और राहुल गांधी उस बैठक के बाद ये नाम सामने आ सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। कांग्रेस में एक बार फिर उनकी ताजपोशी हो सकती है, एक बार फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी रंजीता से। रंजीता, क्या संकेत मिले? स्वप्निल, देखिए, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी। कार्यकर्ता और नेता लगातार अपने बयानों में भी और जब मीडिया से बात करते थे तब भी ये कहते थे कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। जो इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, जो इंटरनल इलेक्शन कमेटी है जिसके चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री हैं, वो लगातार चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है स्वप्निल, वो ये कि फरवरी से मार्च के महीने में AICC सेशन के थ्रू, और वो जो AICC मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स पूरे देश भर में 2000 हैं जो वोटिंग में भाग लेंगे, और 2022 तक के लिए चुनाव के लिए के जरिए ही राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे फिर से, ये कवायद कोशिश की जा रही है। और इसीलिए AICC जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके आई कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। एक तारीख बताई जाएगी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी, स्क्रूटनी होगा, वो तमाम चीजें होंगी जो इलेक्शन के वक्त किया जाता है। और ये कोशिश की जाएगी दिखाने की कि कांग्रेस में भी एक लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना है राहुल गांधी को, ये भी स्वतंत्र अधिकार लोगों को दिया जाएगा। रंजीता, देखिए, दो तीन तरह की स्थितियां बन सकती हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी अकेले खड़े हों, दूसरा कोई नॉमिनेशन करे ही ना। लेकिन अगर चुनाव दिखाना है तो फिर स्थिति ये बन सकती है कि या तो ऐसे लोगों को ही डमी के तौर पर आगे बनाया जाए कि चुनाव एक औपचारिकता हो, और या फिर सच में अगर कोई दूसरा कर दे, जैसे पूर्व में कभी किया है तो उस पर गाज गिरी है, उस तरह की कंडीशन। तो इसको मैसेज देने लायक चुनाव दिखाना एक बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। देखिए स्वप्निल, आपको अगर राहुल गांधी के जब पिछली बार अध्यक्ष बने थे वो प्रक्रिया अगर याद हो तो लगभग इसी तरह की प्रक्रिया दोहराई गई थी। इसी तरह से नामांकन का तारीख रखा गया था, और कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं, बल्कि एक नेता मुझे याद है जिनका संज्ञान भी नहीं लिया गया था, वो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, और स्क्रूटनी और तमाम चीजें हुई, लेकिन वोटिंग के बाद राहुल गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। कमोवेश उसी तरह की स्थिति इस बार भी तैयार की जाएगी। देखना होगा कि जो G23 नेताओं का जो ग्रुप बना था, क्या वो भी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, या फिर जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी स्वतंत्र है अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी के लिए, तो क्या कोई ऐसा नाम भी उभर कर आएगा। ठीक है, शुक्रिया रंजीता मेरे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि एक बड़ी ब्रेकिंग आई और मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, तो मैं एक रिएक्शन जरूर लेना चाहता हूं। डॉक्टर सोहन गोयल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम चाहते हैं राहुल गांधी, हालांकि पार्टी के कुछ धड़े ये कह रहे हैं कि नहीं प्रियंका गांधी, लेकिन इसके बावजूद भी ये चुनाव होगा तो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। क्या पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर यही चाहती है? बिल्कुल, पार्टी सर्वसम्मति से निर्णय लेगी और CWC की मीटिंग में इसका फैसला हो जाएगा, और सभी लोग राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, पार्टी क्यों इतना इंटरेस्टेड थी?
सर, पार्टी का आदेश ही राहुल गांधी जी को सर्वसम्मति से नेता बनने के लिए बाध्य कर रहा है और पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें, इसलिए उनको संभालनी ही होगी ये जिम्मेदारी। और मैं उनको पहले से ही बधाई देता हूं कि वो इस पार्टी अध्यक्ष पद को संभालें और देश का नेतृत्व करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है। ओम सैनी जी, एक रिएक्शन आपसे भी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है कांग्रेस के पास? नेहरू गांधी परिवार है और उसके बगैर कांग्रेस की आगे चलती नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये जो दो नाम थे, प्रियंका गांधी और हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी, उनमें राहुल गांधी को ही ये सारा मिलने जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कांग्रेस इसके बगैर पहचान ही नहीं जाती, इसलिए कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि साहब सीधे रूप से कोई चुनाव लड़ करके आए और उसके बाद हम लोग उसके पीछे चल लेंगे। उन्हें अच्छा यही लगेगा कि साहब राहुल गांधी अगर बन जाए तो सहज रूप से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और उस शहादत को, जो परिवार की शहादत है, उसको दोहरा करके और भारतीय जनता के अंदर जो एक उनके लिए जो लगाव है उसको हासिल कर सकते हैं। ये है इनका ख्याल और ये ख्याल नहीं, लेकिन ओम सैनी जी, थोड़ा सा अगर इतिहास को कुरेद के देखें तो 2014 में भले ही कांग्रेस ने ये कहा था कि हम मनमोहन सिंह के चेहरे पर जा रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो एक इनडायरेक्ट फाइट मोदी वर्सेस राहुल ही थी। ठीक वैसे ही 2019 में तो खुलकर ये मोदी वर्सेस राहुल फाइट थी, और एक बार फिर 2024 को आप मोदी वर्सेस राहुल फाइट बनाना चाहते हैं। वो फाइट जो बनेगी उसको तो दो बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबके तो स्वरूप बदल गया है। अब बहुसंख्यक के लोगों के जो नेता के रूप में अपने आप को जो स्थापित करेगा, वो आदमी मोदी जी के जगह या मोदी जी स्वयं हो सकते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो अपने को फिर से एक वैचारिक स्तर पे खड़ा करना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष और क्या समतावादी और समाजवादी बात करना चाहती है, एक वैचारिक लड़ाई का सिलसिला स्टार्ट होगा। तो ये बात और जीत का कोई सिलसिला बनता नहीं है। हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लोग जिस तरह से ऊब भी सकते हैं और लोग साथ में भी लग सकते हैं। तो ऐसी यही तो मैं कह रहा था कि होड़ का सिलसिला है, कि वैक्सीन को लेके होड़ का सिलसिला बना लिया। देखिए नहीं, लेकिन अब मैं अगर कांग्रेस के लिहाज से देख, चूंकि वैक्सीन से बात चालू हुई थी, ये थर्ड फेज के ट्रायल में भी पहले दो ही फेज के ट्रायल्स को रिपीट किया जा रहा है एक तरह से कांग्रेस में, अगर मैं उसी लैंग्वेज पे बोलूं। लेकिन ओम सैनी जी, एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी वो चेहरा हो पाएंगे जो विपक्ष को एकजुट कर पाए? क्या अखिलेश, ममता या इस तरह के चेहरे उनके नीचे आना चाहेंगे? राहुल की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो इन सबको काबू में रख सके। एक बार की लगता है प्रियंका कर सकती हैं, एग्रेसिव हैं। मिसेस श्रीमती इंदिरा गांधी की भी कोई पर्सनालिटी नहीं थी 67-68 में, अचानक वो लीडर बन गई। राजीव गांधी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन वो अचानक लीडर बन गए। तो राहुल गांधी की कोई पर्सनालिटी नहीं, लेकिन वो अचानक लीडर बन सकते हैं ना। ये संभावना कांग्रेस के साथ में रही है, तो इसे इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऐसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में संजीवनी तो श्योर शॉट होनी चाहिए ना, कि पहली बार में भी प्राण फूके, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी। ठीक है, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए पंकज जी, वैसे तो अभी फिलहाल आपसे किसी भी तरह का सवाल ऐसा होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना रहा हूं मैं, जबकि वो मेरे सवाल पूछने के कारण इस तरह की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपके लिए तो मैं कहना चाहूंगा, दुश्मन को जितना जानो उतना बेहतर होता है। और आप तो उनको रग रग से जानते हैं, इतना पहले से जानते हैं कि जब वो कुछ नहीं थे तब भी उन पर निशाने साध रहे थे। आज जब आप कहते हैं वो कुछ नहीं है और वो एक बयान देते तब भी आप निशाने साध रहे होते हैं। नहीं, देखिए, हमने तो ये निशाना नहीं साध रहे। हमने तो आज से 4-5 साल पहले जब माननीय अमित शाह साहब हमारे अध्यक्ष थे, जब आए थे, तब उन्होंने बता दिया कि मैं अगला भी प्रधानमंत्री, अगला जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो भी बता सकता हूं, उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन आएगा वो भी बता सकता हूं, और जनता भी जानती है कौन आएगा। आपने खुद ने अभी जो है स्वतंत्र पत्रकार हैं ओम स्वामी जी, और उन्होंने दो बड़ी अच्छी बातें कही कि एक तो नेहरू और गांधी परिवार में से, दूसरी उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नेता। तो इसका मतलब आप खुद मान लीजिए कि अब जो है उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नेता। अब यदि वो स्वतंत्र होते तो शायद उनके नौजवान नेता बहुत सारे होते, लेकिन राहुल गांधी का नाम आते ही आप लोगों को चुटकी लेने का जो मौका मिलता है ना पंकज जी, इसका कोई और जोर नहीं है। नहीं, हमें कोई हमें तो फिर मैं कह रहा हूँ, हमें तो आगे तक का पता है कौन कौन नेता रहेंगे। हम तो जैसे राज परिवार में होता है, जैसे हमने जयपुर में राज परिवार देखा था, तो सारे राज परिवार लाइट मोड पर सुनिए, मैं चाहता हूं, देखिए हमें ये पता है आगे कांग्रेस में कौन होगा, तो एक बार की हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें तो ये पता ही नहीं आपके आगे कौन होगा, तो एक बार की ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, तो हमारे यहाँ तो नहीं है सर।
हमारे यहाँ तो जो अटल की नहीं, लाइव मोड पे बात थी, उसी को खत्म करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्वप्निल जी, हमने तो वहां से शुरू की थी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और आज हम जो है ये भी तो एक फैक्ट है ना पंकज जी, देखिए ना मोदी अटल है ना राहुल इंदिरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, इस विषय पर चर्चा के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन पर बिल गेट्स ने तारीफ की है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, उन्होंने वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत की लीडरशिप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने में जुटी हुई है। तो भारत सरकार के एफर्ट्स को एक बड़ा एंडोर्समेंट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार तारीफ करने वाले कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। हालांकि भारत के प्रयासों की, कोरोना के खिलाफ जंग की कई देशों के दिग्गज चेहरों ने, राजनीतिक चेहरों ने तारीफें की, और अब जो तारीफ आई है वो आई है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स की तरफ से। उन्होंने उत्पादन क्षमता में भारत की लीडरशिप की तारीफ की है। वैक्सीन के उत्पादन क्षमता में उन्होंने कहा है, वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, जिस तरह से लीड कर रहा है, जिस तरह से लीडर बनकर उभरा है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने में जुटी हुई है, और ऐसे में एक लीडर सही दिशा दे सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।